आभा जी ने हांफते कांपते हुए तुरंत फोन उठाया और आंखों के अविरल आंसुओं को रोकते हुए उन्होंने किसी को फोन लगाया। जिसे वो फोन लगा रही थी वह रिंग जा रही थी, मगर सामने से कोई उठा नहीं रहा था। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी कोई नहीं उठा रहा था। आखिरकार थक हार कर वे कुर्सी पर बैठ गई। आभा जी ने जिसे फोन लगाया था वो उनका बेटा रघु था, जो कि मुंबई जैसे महानगर में रहता था। रघु पढ़ा लिखा था और बैंक में ब्रांच मैनेजर था। रघु ने एमबीए की डिग्री हासिल की थी। रघु पढ़ाई एमबीए करवाने के लिए पुणे भेजा गया था, क्योंकि रघु अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था और विजय जी और आभा जी का रघु एक ही बेटा था, जो सबसे छोटा था। वैसे आभा जी और विजय जी की दो बेटियां और थीं। बड़ी बेटी गीता और दूसरी बेटी बबीता। दोनों की ही स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद विजय जी ने दोनों का ही अच्छा घर देखकर शादी करवा दिया। बड़े ही मन्नतों के बाद विजय जी और आभा जी को रघु के रूप में दो बेटियां होने के बाद बेटे की प्राप्ति हुई थी। पूरे एक हफ्ते जश्न मनाया गया था पूरे गांव में रघु के दादाजी दादी जी द्वारा। अब विजय जी और आभा जी की पूरी आशा बेटे रघु से जुड़ी थी। अब उनका एकमात्र सपना था कि उनका बेटा रघु अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाए, जैसा हर माता पिता का सपना होता है अपने बेटे के प्रति। ऐसा नहीं है कि विजय जी और आभा जी अपनी बेटियों गीता बबीता को आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे, मगर ऐसे रूढ़िवादी परिवार से जुड़े रहने के कारण उनकी अपनी बेटियों के लिए एक ना चली, क्योंकि उनके पूरे खानदान में बेटियां तो 12वीं के बाद ही शादी करके विदा कर दी जाती। फिर भी विजय जी ने गीता बबीता को स्नातक स्तर तक पढ़ाई पूरी करवा दी। दोनों ही बेटियों में से छोटी बेटी बबीता पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार थी। बबीता की इसी पढ़ाई की लगन को देखकर उसके पति जिगर ने उसे आगे पढ़ने की इजाज़त दी और अपने पति का साथ पाकर ही बबीता ने गांव के पास के ही बीएड कॉलेज में मास्टर ऑफ आर्ट्स पास किया और बाद में बीएड की डिग्री ली और बबीता अपने गांव के स्कूल में शिक्षिका बन गई। विजय जी की बड़ी बेटी गीता ससुराल में घर गृहस्थी संभालती और घरेलू थी। दोनों बेटियों का ससुराल आसपास के गांव में ही था। बेटे रघु की पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब रघु की आगे की पढ़ाई के लिए विजय जी ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सुझाव दिया। इससे बेटा आंखों के आसपास ही रहता और वे दोनों बेटे से मिल भी लेते। मगर रघु तो पुणे के नामचीन बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में एडमिशन लेना चाहता था। रघु ने माता पिताजी को खूब समझाया और कहने लगा कि पापा, यह पुणे का बेस्ट इंस्टीट्यूट है और एक बार मैंने यहाँ से डिग्री ले ली तो कुछ ही सालों में बड़े बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर लग जाऊंगा और लाखों में कमाऊंगा। पापा, आपका रुतबा कितना बढ़ जाएगा जब सभी गांव वाले आपको कहेंगे, देखो रघु इनका ही बेटा है जो बड़ा वाला मैनेजर है। आखिरकार विजय जी आशा जी मान गए और रघु का एडमिशन यहाँ पुणे में हो गया और रघु के रहने के लिए हॉस्टल का भी इंतजाम हो गया। रघु अब मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था और छुट्टियों में आता रहता अपने गांव। विजय जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के कंचनपुर के रहिवासी थे। विजय जी कोई नौकरी तो नहीं करते थे, मगर उनके पास खेती खलियान ज़्यादा था, जिसके बदौलत ही जीविका चल रही थी और दो दुकानें भी थी विजय जी की शहर में, जिसका किराया आता था। अब रघु की पढ़ाई पूरी होने वाली थी, मगर अपने ही हॉस्टल के बगल वाले गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली निकिता को दिल दे बैठा था रघु। निकिता बीटेक कर रही थी और अपने माता पिताजी की दूसरी बेटी थी। रघु और निकिता दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जब दोनों की ही पढ़ाई पूरी हो गई तब दोनों ने ही अपने माता पिता से एक दूसरे के बारे में चर्चा की। दोनों के ही परिवार वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया। निकिता के माता पिता का कहना था कि बेटी रघु हमारे दर्जा और स्तर का नहीं है, वो एक रूढ़िवादी परिवार से संबंध रखता है, इसीलिए कहीं ना कहीं रघु की भी सोच उनके जैसी ही होगी और वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। आगे चलकर हम नहीं चाहते कि तुम परेशान या दुखी रहो बेटी, इसीलिए प्लीज़ अपने दिमाग और दिल से रघु नाम का यह लड़का पूरी तरह निकाल दो
और यहाँ रघु के माता पिताजी का कहना था, बेटा वो लड़की हमारे जात पात के हिसाब से अनुकूल नहीं है। बेटा वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की हमारे साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाएगी। समझो बेटा। आभा जी तो सुबक सुबक कर रो रही थी। मगर बेटे के आगे विजय जी और आभा जी को झुकना पड़ा और वे रघु और निकिता की शादी के लिए राजी हो गए। निकिता मुंबई की रहीवासी थी और मुंबई में ही दोनों का साधारण तरीके से शादी करवा दिया गया। रघु रघु की तरफ से विजय जी, आभा जी, बहनें गीता बबीता और कुछ खास गिने चुने मेहमान शामिल थे। रघु की शादी के पहले ही एक एक बेडरूम, हॉल, किचन का फ्लैट किराए पर लिया गया था, जिसमें शादी के बाद रघु और निकिता रहने वाले थे। शादी हो जाने के बाद एक सप्ताह के बाद ही विजय जी, गीता, बबीता और सारे मेहमान वापस लौट गए। सिर्फ आभा जी यहाँ बेटे बहू के साथ कुछ दिनों रहने वाली थी। आखिर ममता थी बेटे के लिए। निराश होकर विजय जी वापस लौट गए, क्योंकि वे इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ना जाने कितने सपने संजोए थे विजय जी ने अपने इकलौते बेटे के लिए। उनका सपना था कि रघु की शादी गांव में धूमधाम से हो, मगर सब आशाएं निराशाओं में बदल गई। आभा जी निकिता को सब नई बहू का कर्तव्य सिखा रही थी, मगर निकिता एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। रघु और निकिता दोनों ही नौकरी पर लग गए। आखिर इस महानगरी में रहना है तो दोनों नए जोड़े को नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। और यह फ्लैट जिसमें वो रह रहे थे किराए का था और 20,000 इसका किराया था और डिपॉजिट था 50,000, जो कि सारा विजय जी ने भरा था। मगर आगे से ये सब रघु देखे और उसकी पत्नी। नया घर जमाते जमाते तकरीबन 4 महीने बीत गए और अब आभा जी वापस गांव जाना चाहती थी, विजय जी के पास। जब तक आभा जी थी तब तक नाश्ता, खाना, टिफिन दोनों ही बेटे बहू को समय पर मिल जाता। मगर आभा जी के जाने के बाद इन सभी चीज़ों की समस्या होने लगी। इन सभी कामों का समाधान निकिता ने नई मेड लेकर ख़त्म कर दी। नई मेड आए जाने से नाश्ता खाने की समस्या ख़त्म हो गई और बाकी ऊपरी काम निकिता कर देती। आभा जी अपने गांव, अपने पति विजय जी के पास वापस लौट आईं। अब उन्हें अपनी खेती बाड़ी की देखभाल तो खुद ही करनी है। ना जाने विजय जी और आभा जी रघु की पत्नी से कितनी उम्मीदें जोड़ बैठे थे। उन्हें आशा थी कि वे अपनी पसंद की घरेलू लड़की लाएंगे जो उनके साथ रहेगी, उनका ख्याल रखेगी और वे भी बहुत सम्मान बेटी का भरपूर ख्याल रखेंगे। मगर सारे सपने सपना बनकर आसमान में उड़ गए। अब स्थिति जैसी भी हो, अब निकिता ही इस घर की बहू है और वह उनकी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे समय बीतता गया और साल भर निकल गया। अब परेशानी सिर्फ रघु और निकिता को हो रही थी। दोनों की ही नई नई नौकरी थी, इसलिए सैलरी भी कुछ खास नहीं थी और जो कुछ भी बच जाता तो घर खर्च, मेड का खर्चा, फ्लैट का किराया आदि में खपत हो जाता। इन्हीं सब चीज़ों में उलझकर रघु अब निकिता के प्रति चिड़चिड़ा हो जाता, क्योंकि वो तो अपने आप को अपने पति के दर्जे से देख रहा था। दोनों का ही साथ में काम करना आदि से घर की हालत ठीक नहीं रहती। सारा सामान घर में फैला रहता, घर एकदम अव्यवस्थित सा रहता। इन्हीं सब कारणों से रघु और निकिता के बीच कहासुनी हो जाती। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि चीज़ों को ढंग से रखा करो, मगर तुम तो सारा घर सामान फैला कर रखती हो, जैसे ये घर ना होकर कबाड़ खाना हो गया है। तुम्हारी कुछ पत्नी होने के दायित्व है, रघु कुड़कर कहता। मगर निकिता कहाँ यह सब बर्दाश्त करने वाली। वो झट से पति से कहती, 1 मिनट, मैं तुमसे आधा घंटा पहले घर आती हूँ तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही हो। मत भूलो रघु कि मैं भी काम करती हूँ और खर्च में आधा सहयोग देती हूँ, तो यह जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। आशा जी हर दूसरे दिन बेटे को फोन कर हाल चाल लेती। रघु अपनी सारी आर्थिक परेशानियां माँ से बता देता। मम्मी, यह फ्लैट का किराया ही बहुत महंगा पड़ रहा है। अगर हमारा खुद का घर होता तो थोड़ा बोझ तो कम हो जाता। मम्मी पापा से कहिए ना कि अपना वो जो जो दुकानें हैं उन्हें निकाल कर यहाँ मुंबई में एक फ्लैट ले लें, जिससे कुछ बोझ कम हो जाए। आखिरकार बेटे की समस्या को अपनी समस्या समझते हुए विजय जी ने वो बनारस की दोनों दुकानें बेच दिए, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किस निर्णय के। आखिर क्या सोचते, रिश्तों में शंका थोड़ी ही रखी जाती है।
रघु उनका अपना बेटा है और वे रघु के पिता। रघु ने जल्द ही 2 BHK फ्लैट बुक कर दिया। उसने पैसों का सारा भुगतान कर दिया। रघु अब वीडियो कॉल करता और माता पिताजी से घंटों बात करता। एक दिन रघु ने अपने पिता बनने की खुशखबरी विजय जी और आभा जी को सुनाई और उन्हें अपने पास बुलाने की इच्छा प्रकट की। अगले ही महीने विजय जी और आभा जी मुंबई में बेटे के साथ रहने आए। अब वो बहू की सेवा दिनों रात करती। विजय जी को बार बार अपने गांव वापस लौटना पड़ता क्योंकि खेती बाड़ी उन्हीं को संभालना पड़ता था। घर में किलकारियां गूंज उठी। निकिता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बहुत खुश थे सभी लोग। बच्चे के जन्म देने के 4 महीने बाद ही निकिता ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मगर रघु नहीं चाहता था कि अब निकिता काम करे। घर में मेड तो लगी ही थी और पोते की सारी जिम्मेदारी आभाजी संभालती थी। निकिता को काम करते करते 2 महीने हो गए और इसी बीच रघु ने नई नौकरी को ज्वाइन कर ली, जिससे उसे अच्छा सालाना पैकेज मिलने लगा। अब छोटे बच्चे को लेकर दोनों के बीच नोक-झोंक रहने लगी। दोनों ही एक दूसरे को चिल्लाते। यह सब आभाजी देख रही थी। तभी कमरे से निकलते वक्त निकिता ने सास को सामने खड़ा पाया। निकिता गला फाड़कर चिल्लाने लगी, शर्म नहीं आती हमारी बात सुनते हुए? जब से आप आई हैं तभी से रघु बदल सा गया है। जरूर आप ही रघु का कान भरती होंगी। बहू, कैसे लहजे में मुझसे बात कर रही हो? यह तुम्हें शोभा देता है इतना चिल्ला चिल्ला कर बात करना? हमारे यहाँ पत्नी पति का नाम नहीं लेती। आभाजी ने बहू को समझाने की कोशिश की, मगर वो कहने लगी, देखिए, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ रहने से मुझे कोई फायदा है? नहीं, मुझे उल्टा नुकसान है। आप चाहें तो जा सकती हैं। मैं इतना अच्छा तो कमा लेती हूँ कि एक और मेड रख सकूँ। रहना है तो शांति से रहिए, वरना कीप योर माउथ शट। रघु यह तमाशा देखता रहा। बजाय एक शब्द मुंह से निकाले वो गाड़ी का चाबी लेकर बाहर चला गया। आज पहली बार उनकी स्थिति काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। उस घटना के बाद वो वापस गांव आ गई और उसके बाद वो कभी नहीं गई। एक सुबह की बात थी। आभा जी पति विजय जी को चाय दे रही थी। चाय उन्होंने तिपाई पर रखी थी। विजय जी आराम कुर्सी पर बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अचानक ही वे बेहोश हो गए। घबराई आभा जी ने जैसे तैसे खुद को संभाल कर पानी की बूंदे 2-3 छींटे विजय जी के चेहरे पर दे मारी। जो विजय जी होश संभालते हुए होश में आए तो उन्हें भी नहीं पता था कि वे पल भर पहले बेहोश और ठंडे पड़े थे। अब ऐसे ही विजय जी हमेशा बीमार पड़ने लगे थे और वजन भी उनका घटता जा रहा था, जैसे अंदर ही अंदर उन्हें कुछ खाए जा रहा था। एक दिन वे फिर खड़े खड़े गिर पड़े। उनके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने कुछ जांच किए और अब रिजल्ट आया तो उसमें गंभीर बीमारी का पता चला। डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन करने की सलाह दी, मगर विजय जी और आभा जी ने टाल दिया, यह कहकर कि उनका बेटा ही अब आगे देखेगा। आभा जी ने रघु को सारी परेशानी बताई। हेलो बेटा रघु, तुम कैसे हो? बेटा, कुछ तुमने पता लगाया अच्छे डॉक्टर का? मुझे अब तुम्हारे पिताजी की हालत देखी नहीं जा रही है। जब से डॉक्टर संतोष ने कहा है कि तुम्हारे पिताजी का अच्छा इलाज मुंबई में हो सकता है, तो हमारे अंदर एक आस पैदा हो गई। आखिर तुम्हारा घर भी तो मुंबई में ही है और तुम्हारे आसपास कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। गीता भी कह रही थी कि भैया जिस एरिया में रहते हैं वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं। रघु ने कहा, हाँ मम्मी, मैं पता लगा रहा हूँ। एक तो ये ऑफिस के काम का इतना बोझ मेरे ऊपर आ गया है कि चाह कर भी मैं छुट्टियाँ नहीं ले पा रहा हूँ। मम्मी अब रखता हूँ, अब आपको मैं खुद फ़ोन करूँगा। मगर दिनों बाद भी रघु ने कभी फ़ोन नहीं किया और अगर आभा जी और बहनें फ़ोन करती तो कोई जवाब ही नहीं देता। मम्मी छोड़ो भाई को, अब हम पिताजी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। शायद रघु हम सबको भूल चुका है अपनी ज़िंदगी से। उसे जो कुछ चाहिए था वो उसे मिल गया। अब झूठी आस रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। गीता बबीता दोनों ही माँ को समझा रही थी। उधर आभा जी की आंखों से आंसू छलक आए। कहीं ना कहीं बेटियां सही तो कह रही थी। आज अपने खुद के बेटे रघु से आहत हो चुकी थी वे। इलाज तो वैसे भी खेत बेचकर ही होने वाला था, मगर रघु से हमने सिर्फ साथ की उम्मीद की थी। जब खेत बेचकर ऑपरेशन करने की बात दोनों दामादों को पता चली
तब वे दोनों सास आभा जी से साफ साफ मना कर दिया। मम्मी, आपको हमारा ख्याल तक ना आया कि हम दोनों भी तो आपके बेटे ही हैं। आप एक बार हमसे पूछ तो लेती। दोनों बेटी और दामाद ने मिलकर अपने पिता विजय जी का इलाज करवाया। अपनों का प्यार पाकर विजय जी जल्द ही ठीक हो गए। मगर इन दिनों में बेटे बहू ने कभी आने की तो छोड़ो, फोन तक नहीं किया। जिस बेटे को बेटियों से पहले ओहदा दिया, जिस बेटे की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया, जिस बेटे के आशियाने के लिए अपना दुकान बेचा, वो ही मुंह फेर लिया। ऐसे कपूत से अच्छा होता कि हमारा कोई बेटा ही नहीं होता। विजय जी ने एक फैसला लिया। अब आगे से बेटे रघु का पिता की संपत्ति में कोई हक नहीं रहेगा। वे रघु को अपनी जिंदगी से, अपनी प्रॉपर्टी से, हर जगह से बेदखल करते हैं। उनका खेत खलियान और पैतृक घर सभी पर दोनों बेटियों का हक रहेगा। उनके और आभा जी के बाद विजय जी ने सब कुछ करवाया कानूनी तौर पर, ताकि आगे चलकर रघु और उसकी पत्नी अपने हक के लिए लड़ने ना आ जाए। इन सब से उबरकर विजय जी और आभा जी अब खुशी खुशी जिंदगी काट रहे थे। बेटियां भी साथ हैं तो डरने की क्या बात है। दोस्तों, विजय जी का बेटे को बेदखल करना सही था या गलत? क्या उन्हें एक और मौका देना चाहिए था रघु को? तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।